रिवीजन करते हैं, रिकैप लेते हैं, फिर आज आज एक्चुअली असली में हम लोग कंपनी लॉ के बारे में पढ़ते हैं जो हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, हम लोग कल ये देखे थे कि लॉ कैसे बनता है, ये सब चीज़ हो गई, अब कहानी हो गई वो पुरानी। मेरे को ये बस जानना है कि जो कंपनीज एक्ट आई थी, स्पेशल कंपनी कमेटी बनी थी जो रिकमेंड करी थी, ऑनलाइन वालों को आवाज़ आ रहा है ना? कोई ऑनलाइन वाले आवाज़ आ रहे हैं? हेलो? हाँ, आ रहा है। अच्छा, यस सर, आ रही है, आ रही है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि एक जे जे ईरानी कमेटी बनी थी जिसने रिकमेंडेशन दिया था कि 1956 एक्ट को कन्वर्ट करके आप नई एक्ट लाओ 2013 वाली 2013 की। इसके पहले भी बहुत सारे आए, उसके बाद वो लॉ बना, जैसे भी कंपनीज एक्ट बन गया। फिर हम लोग कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे, समझते हो प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज या जैसा भी बोल लो, ठीक है, फीचर्स बोल लो। तो जो भी नया वाला कंपनीज एक्ट आया, इसमें हम लोग एक चीज़ पढ़े कि पहले कितने सेक्शन हुआ करते थे, याद है कुछ? 700 अराउंड। ठीक है, अभी कितने हो गए? 470, 470 सेक्शन। ओए पीछे बात मत करो तो प्लीज, समझो, अब तो तुम लोग ऑफिशियली आ गए हो, अब समझो। ठीक है, 470 सेक्शन है, इधर इधर इधर। कोई भी एक्ट के अंदर हम लोग अलग अलग पार्ट्स में बांट देते हैं बेटा, आज के लिए। ठीक है, 470 सेक्शंस है। उसके बाद ये जो सेक्शंस है ना, एक बार में तो हम लोग पढ़ नहीं सकते, तो हमने उसको काय में बांट दिए, चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स? 29 चैप्टर्स। ठीक है, अलग अलग चैप्टर बंच बना दिए, गुच्छा, समझ में आता है? 10-20 सेक्शन का गुच्छा, 10-20 इसको पढ़ना है। इनकॉर्पोरेशन पढ़ना है ना मेरे को, तो मेरे को 20-22 सेक्शंस पढ़ने हैं। मेरे को प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ना है तो 20-22, मेरे को मीटिंग्स के बारे में पढ़ना है, मेरे को डिविडेंड के बारे में पढ़ना है, तो पर्टिकुलर सेक्शंस के चैप्टर्स बनेंगे। तो 470 सेक्शंस को अलग अलग चैप्टर्स में बांट दिया। जैसे एक बुक होती है, बुक में इंडेक्स होता है 1 से लेके 20, 20 से 40, बस वैसे। उसके बाद 7 शेड्यूल्स है। शेड्यूल्स क्या होता है? फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स, जहाँ पे प्रिस्क्राइब किया रहता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लिए थे शेड्यूल 3। ठीक है, उसके हिसाब से क्या बनता है, बैलेंस शीट, पी एंड एल, ये सब कुछ, तो उसके हिसाब से बनता है। बस हम लोग ये सारी चीजें देखे। फिर एक देखे थे कि भाई इसमें आज के कोई नया कॉन्सेप्ट है, ओपीसी। पहले नहीं हुआ करता था ये ओपीसी का कॉन्सेप्ट, अभी अभी आया है। ये वाले जो कंपनी एक्ट है, इसमें 1% भी आप कंपनी बना सकते हैं, जबकि पहले क्या लिमिट थी? 2%। अच्छा सर, तो सर, हेलो, जी बोलो। हेलो। यस बोलो। अरे आपकी आवाज़ कम आ रही है, आप माइक थोड़ा पास लाके बोलिए। सो सॉरी, ये थोड़ा सा वो हो गया था। कोई बात नहीं। मेरी आवाज़ वापस क्यों आ रही है? अच्छा, तुम लोग सब जूम पहले यूज़ कर चुकी हो क्या? मैं नहीं किया क्या? हाँ। मैं नहीं। ठीक है, अब आ रही है आवाज़? हाँ, अब ठीक है। चलो ठीक है। बस माइक पास रखिए अपना। चलो ठीक ए, वहीं से चलो छोड़ो, इधर आओ। मैं क्या बता रहा था, 470 सेक्शन से, तो हम लोग समझ गए ओपीसी का कॉन्सेप्ट आया। पहले जैसे एक नई चीज़ आई है, तुमने अगर अभी सुना होगा, एक वर्ड है, अब कॉर्पोरेट लॉ को जानना चालू कर दो, एक वर्ड है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। समझते हो, सुने हो कभी? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज मतलब ईजी करना, बिजनेस को करना। देखो पहले क्या है, इतने सारे रूल्स रेगुलेशन, इतनी सारी कंडीशन थी, ये करो तब ये मिलेगा। तो क्या लोग ट्रेड करने में, ये उस लेवल में आने में कतराते थे, यार मैं ट्रेड चालू करूंगा, इतना तो खर्चा लग जाएगा, इतनी कंडीशंस फुलफिल करनी, ये करने को करने, कौन इतना कॉम्प्लेक्सिटी कंजट पालेगा, लोग नहीं करते थे। और जब तक बिजनेस नहीं होगा, हमारे इंडिया आगे बढ़ेगा क्या? नहीं। और अगर बिजनेस नहीं होगा तो हम जैसे प्रोफेशनल्स का कोई वर्थ है क्या? हम किसका काम करके देंगे? तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या निकाला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। धीरे धीरे करके बहुत टाइम से चल रहा है। ठीक है, और समझ लो एक तरीके उसी के बेसिस में हमने ओपीसी का कॉन्सेप्ट निकाला। अब इकलौता एक आदमी भी अपनी कंपनी बना के चालू कर सकता है, उसको दूसरे की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? ये नया कॉन्सेप्ट आया। इसके बाद हमने देखा पेनल्टीज वगैरह बढ़ गई है। एक सेक्शन बताया था मैंने तुमको 447, जिसको मैंने बोला था जल्लाद सेक्शन है ये एक। ठीक है, इसमें सजा ही 10-10 साल की सजा है। तुम देखो कंपनी लॉ कौन सा मैटर है, कॉर्पोरेट लॉ का मैटर है। कॉर्पोरेट मतलब जनरली सोचने में क्या लगता है, सिविल लॉ होगा। दो लॉ होते हैं ना, सिविल और क्रिमिनल। सिविल में क्या होता है, छोटा मोटा वाद विवाद हो गया, मैंने इसको कुछ बोल दिया, इसने मेरे को कुछ बोल दिया, हम लोग का प्रॉपर्टी के लिए कोई चक्कर चल रहा है, समझ में आ रहा है, तो वो क्या होगा, सिविल मैटर। क्रिमिनल में मारा पीटी, ये सब जो चीज़ें हो जाती है ना, वो क्रिमिनल मैटर आ जाता है। तो यहाँ पे जनरली तो छोटी मोटी सजा होनी चाहिए थी, लेकिन सजा कितनी है, 10 साल तक की। तो अगर आप गलत करोगे कंपनी लॉ के अंदर, तो आपको सजा भी बड़ी हो सकती है। तो ये इंक्रीज करेगी, ये एडवांटेज है। फिर कुछ चीज़ें हमने देखा था कि रिलेटिव की डेफिनेशन बहुत छोटी कर दी गई है, अमेंडमेंट कंटिन्यूसली आते रहते हैं, यही सारी चीज़ें देखी थी हमने, अगर तुमको ये याद आ रहा होगा। ठीक है, ये रिलेटिव की डेफिनेशन थी हमने, यही मैं अभी जो बता रहा था यही सब बता रहा था, फाइन पेनल्टी ओपीसी ये सब। इसके बाद अब आ गया,
अब आते हैं हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो है कंपनी लॉ का, कंपनीज का, ये बोल रहे हैं कि इंट्रोडक्शन जूरिस्प्रूडेंस ऑफ कंपनी लॉ। अब ये नया वर्ड है जूरिस्प्रूडेंस, सुने हो कभी? क्या होता है जूरिस्प्रूडेंस? मतलब बोल सकते हो थियरी ऑफ लॉ। थ्योरी जो बोलते हैं ना हम लोग, थ्योरी, कोई पर्टिकुलर, इतने सारे लोग का नाम सुने होंगे ना, इसने ये थ्योरी दी, उसने ये चीज़ की थ्योरी दी। तो थियरी, लॉ के रिगार्डिंग कोई एक पर्टिकुलर थियरी या फिलॉसफी, सुनते हो? फिलॉसफी समझते हो? फिलॉसफी जो दिमाग से सारी चीज़ें, कौन क्या कैसे सोच रहा है, क्या सारी चीज़ें होती है, बस वही। तो जूरिस्प्रूडेंस ऑफ कंपनी लॉ मतलब कि ये कहाँ से जनरेट हुआ, इसके पीछे का पर्पस क्या है, हम लोग वहाँ पे जानेंगे। अब ये क्या बोल रहे हैं, देखो पहला वाला पॉइंट पढ़ो तो एक बार, दिख रहा है सबको? अरे ये कंपनी लॉ इन इंडिया वाला, ये बस पॉइंट है जो बोल रहा हूँ। देखो कितना प्यारा लैंग्वेज लिखा है। अब तुमको नहीं लग रहा होगा लेकिन मेरे को लग रहा है प्यारा, ठीक है। कंपनी लॉ इन इंडिया इज अ चेरिश्ड चाइल्ड ऑफ इंग्लिश पेरेंट्स। मतलब मैं कुछ बताया था कि इसके बारे में, कट कॉपी पेस्ट। हमारे ऊपर राज कौन किया था? इंग्लैंड वाले। तो हमने क्या किया, इंडिया में जो कंपनी लॉ के बारे में चीज़ें आई है वो कहाँ से आई है? इंग्लैंड से। चेरिश्ड चाइल्ड होता है ना, किसी बच्चे को बहुत अच्छे से पालते पोसते, तो बस वहीं से ले आए हमने और उसको थोड़ा सा इधर उधर से अच्छे कपड़े पहना के हमने अपना लॉ बना लिया। बेसिक एक जो स्ट्रक्चर है। अवर वेरियस कंपनीज एक्ट हैव बीन मॉडल्ड ऑन द इंग्लिश एक्ट। अब ये जो मैं नीचे बताऊंगा ना सब चीज़ें, हम लोग उस टाइम हमारे ऊपर ये लोग तो राज करते थे ना, इंग्लैंड वाले। तो लिखा है ना कि देखो कंपनी लॉ की हिस्ट्री क्या है, 1850 में बना, फिर 1857 में बना, फिर 1860 में बना, मतलब ये चल रहा है। उस समय अंग्रेज शासन करते थे, तो हमारा कंपनी लॉ का जो एरिया है उसको डिटरमाइन कौन किया है? इंग्लिश वाले लोग, ठीक है। हमारे एग्जाम में ये चीज़ें नहीं है, हमारे अभी दिमाग के लिए चीज़ है कि ऐसे आया। उसके बाद हम लोग जो मेजरली पढ़े हैं ना, या आज तक के लोग पढ़े हैं जो, वो पढ़े हैं ये 1956 और 2013। उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है, वो चार्ट इतना बड़ा करके, ठीक है। बस यही समझना है, हम लोग यहाँ पे 2013 लाए ना, उसका पर्पस ये था ट्रांसपेरेंसी। कल ही मैं बताया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये पर्पस से था। तो ये से हमको ईयर्स याद नहीं करना है, बस एक चीज़ याद रखना है, अभी 2013 चल रही है, इसके पहले कौन सी एक्ट थी? 56। लेकिन इतिहास बहुत पुराना है। ये बनाया बेसिकली जो स्ट्रक्चर था उन्होंने इंग्लिश वालों ने बनाया था, ठीक है, कोई नहीं। और अच्छा देखो यहाँ पे ना भी तुमको थोड़ी थोड़ी फैंसी लैंग्वेज दिखेगी, जैसे वो चेरिश्ड, वो चेरिश एक वर्ड था, चाहते तो कुछ और भी लिख सकते थे, फिर हमने लिखा चेरिश्ड, तो थोड़ा सा फैंसी वर्ड है वो। अब लॉ में यही सब चीज़ें देखने मिलेगी तुमको। अब ये भी तुमने कभी बचपन में पढ़ा है क्या, कंपनी कहाँ से वर्ड जनरेट हुआ है? नहीं पढ़ा? चलो ठीक है। कंपनी ना ये बोल रहे कि लैटिन वर्ड से निकल के आया है। ये होता है कॉम और ये होता है पेनी। समझ में आ रहा है? पेनी मतलब ब्रेड और कॉम मतलब साथ में आना एक तरीके से। तो जब लोग, क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग साथ में आते थे, कोई एक पर्टिकुलर काम करते थे, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होगा, काम करके उससे क्या एक पर्पस होगा, कुछ कमाना। पहले के टाइम में लोग केवल वो ब्रेड बोलने मतलब मनी, समझो। तो ये उस वर्ड से बना है, लैटिन वर्ड से बना है। और अब हमने इसको धीरे 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 इंग्लिश यूज में लेते लेते कंपनी बोलना चालू कर दिया। बस ये इतना सही है। इसके बाद ये तुम्हारा बहुत पढ़ा हुआ होगा, ये वाला एक बार पॉइंट पढ़ो दोनों, फिर बताता हूँ मैं। दिख रहा है ना? थोड़ा और बड़ा कर दीजिए, ठीक है। अरे यार चलो बस अगर यहाँ तक पढ़ लियो तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ लूँ। पढ़े? ये क्या बोलना चाह रहे हैं? कॉमन, ये पॉपुलर पैरलेंस या कॉमन पैरलेंस, सुने हो कभी इसका वर्ड? देखो ये नोट चाहिए क्या? दिख रहा नहीं वहाँ से? अरे तुम लोग सब चारों के चारों पीछे ही बैठते हो, एरिया है क्या तुम्हारा डिटरमाइन? मैं भेज दूंगा, 2 मिनट हो गया, मैं भेज दूंगा, ठीक है। पॉपुलर पैरलेंस, पैरलेंस सुने हो कभी? सुने होंगे 11th-12th में, फैंसी वर्ड्स, ये तो पुराना है। अरे जनरल कॉमन सेंस जो नहीं बोलते, कॉमन, ये जो है ना पॉपुलर पैरलेंस, जो बोलचाल की भाषा होती है या जिस तरीके से लोग समझते हैं, कॉमनली जो लेमैन जो समझता है, वो क्या बोल रहे हैं जनरली, अ कंपनी डिनोट्स, कंपनी मतलब हम लोग क्या समझते हैं, एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पर्सन। एसोसिएशन मतलब दो या उससे ज़्यादा लोग साथ में आए, लाइक माइंडेड, सेम ऑब्जेक्टिव, एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए आएंगे ना हम लोग, प्रॉफिट कमाना है, ये काम करना है, अलग टाइप की, अलग अलग टाइप की कंपनीज बनती है, बस वही बोल रहे हैं लाइक माइंडेड पर्सन। क्यों बनाए हम लोग? फॉर कैरिंग ऑन सम बिजनेस, और बिजनेस करेंगे या मतलब जो भी अंडरटेकिंग, यानी कि वही होता है बिजनेस करना, ठीक है, और कुछ नहीं। फिर बोला कंपनी क्या होती है, लॉ की नज़रों में बनी एक कॉर्पोरेट बॉडी है। असली में कोई इंसान है क्या लॉ, मतलब कंपनी नहीं है। एंड अ लीगल पर्सन हैविंग स्टेटस एंड पर्सनैलिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स कंस्टिट्यूटिंग इट। बहुत अच्छा लिखा है। सेपरेट लीगल एंटिटी तुमने सुना होगा, मैं और हम लोग सब मिलकर अपन लोग एक कंपनी बना रहे, पब्लिक कंपनी। तो मैं अलग और मेरी कंपनी अलग, ये सारी चीज़ें तुमने कहीं सुनी होगी, नहीं सुनी है तो अभी वापस पढ़ेंगे,
बस यही बोल रहे हैं कि कंपनी अलग होती है और कंपनी के मेंबर्स और बाकी लोग अलग होते हैं। तो ये पढ़ने के पहले हम लोग पढ़ेंगे कंपनी होती क्या है एज पर कंपनीज एक्ट। इसके पहले भी मैंने तुम लोग को एक चीज़ बोली थी, याद है वो क्लॉज और सेक्शंस कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कहाँ गया यार वो, कहीं लिखा था। हाँ हाँ ठीक है, ये बताया था मैं तुम लोगों को कि पहले पढ़ते कैसे हम लोग, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। ठीक है, जनरली क्या होता है अगर जैसे ये मेरे को यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है, इसको मैं पढ़ूंगा कैसे, तो इसको सबसे पहले जो पहला वाला है ये, इसको मैं बोलूँगा सेक्शन, इसके जस्ट बाद आता है सब सेक्शन, उसका छोटा, फिर उससे भी छोटा क्लॉज और सब क्लॉज। ये जनरल सेंस में चलते हैं, ये देखो ये ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन कभी कभी जैसे कि कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन है वो दिए सेक्शन 2 क्लॉज 20 में, तो अब मैं उसको सब सेक्शन क्यों नहीं बोल रहा हूँ और क्लॉज क्यों बोल रहा हूँ, ये मैंने तुम लोग को बोला था एक बार पढ़ के आना। या पहले फाउंडेशन में भी पढ़े थे क्या, नहीं पढ़े थे? ये सबसे बेसिक है, ये सबसे पहले आना चाहिए। तुम गलत गलत बोल रहे होंगे, 2 क्लॉज 2 सेक्शन सब सेक्शन 20, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 नहीं होता है, इट इज क्लॉज सेक्शन वाला जो होता है। अभी क्यों क्लॉज बोल रहा हूँ उसके पीछे लॉजिक है। ये पढ़े तुम लोग, कुछ समझ में आया, नहीं आया बताओ? मैं किसी को एक बार बताया था तुम लोग की बैच में से, याद है कुछ, उड़ गया? चलो ठीक है, सुनो बहुत अच्छे से समझना। जब इधर समझना, जब भी जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे सेक्शन 2, ये सेक्शन 2 पूरा ना डेफिनेशन क्लॉज है, इसके अंदर अलग अलग टाइप की डेफिनेशन है। अगर सही में बताऊँ तो 95 डेफिनेशन है, 90-95 अराउंड डेफिनेशन है। ठीक है, अब जब मैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 बोल रहा हूँ अगर इसको, तो यानी सेक्शन 2 में जो लिखा है उसी से रिलेटेड सब सेक्शन 20, मतलब कि 1 सब सेक्शन 1 2 3 4, जब ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज अगर रिलेटेड है तो सब सेक्शन, सेक्शन का छोटा भाई सब सेक्शन, रिलेटेड है तो। और जब सेक्शन 2 के अंदर बहुत अलग अलग चीज लिखी, डाइवर्स, ये अलग ये अलग, मेरी बात समझो, टाटा का नमक भी आता है, टाटा की कंसल्टेंसी स्टिल भी आते हैं, दोनों अलग अलग है ना, बस वैसे ही। तो अभी अगर तुम कहीं पढ़ोगे सेक्शन 2 क्लॉज 20 में एक डेफिनेशन, फिर 2 क्लॉज 21 में दूसरी डेफिनेशन, दोनों इंटर रिलेटेड नहीं, कनेक्टेड नहीं है, तो वहां हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लॉज। समझ में आया कुछ? एक बार और बताऊं, देखो क्या बोल रहे हैं, सेक्शन के बाद सब सेक्शन तब पढ़ेंगे जब सेक्शन के अंदर चीजें कंटिन्यूस रिलेटेड दी गई है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ से पढ़ो एक बार, चलो लिखा है, if the section starts with some words, that is if something is written at the start of the section which is followed by, तो मैंने जो स्टार्ट में लिखा था उसी के बाद चीजें नीचे फॉलो कर रही है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, सब सेक्शन है। उसके बाद फिर चीजें क्लॉज में भी आती है, उसके बाद फिर क्लॉज होता है। लेकिन अगर चीजें इंटर रिलेटेड नहीं है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लॉज। बस इतना याद रखना। अब समझो मैं तुमको लॉजिकली यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ पे कैसे हम लोग यूज करते हैं। जैसे ये, ठीक है, ये जो डेफिनेशन लिखी है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में लिखी है, इसके बाद नीचे 21 22 24 अलग अलग है ना, सब में अलग अलग चीज़ों की डेफिनेशन है। अब है क्या वो मैं सब बता रहा हूँ। देखो हमारे जो कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शन है, उसका सेक्शन 1 जो है ना, या कोई भी एक्ट अब तुम लोग पढ़ोगे, अब तुम लोग बहुत सारे एक्ट पढ़ने वाले हो, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जीएसटी एक्ट 2017, ऐसे करके और भी, कस्टम तो तुम लोग को सीएमए वालों को है, कस्टम्स एक्ट पढ़ोगे 1957, ठीक है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो भी तुम लोग चीज़ें पढ़ोगे सब में एक्ट होगा, सब में सेक्शन होगा। तो इन जनरल सेक्शन 1 जो होता है किसी भी एक्ट का, इन जनरल बता रहा हूँ, ये कोई ऐसा रूल नहीं है, बट इन जनरल क्या होता है वो बताता है एप्लीकेबिलिटी। पहले बताता है मैं कौन हूँ, कंपनीज एक्ट क्या है, क्यों बना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स वगैरह, फिर कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। तो सेक्शन 1 भी जो है ना कंपनीज एक्ट का, वो यही बताता है कि क्या होती है कंपनी, मतलब कैसे है और ये कहाँ कहाँ लगेगा, किस किस टाइप की कंपनी के ऊपर लगेगा, ये बता दिया। अब आप समझ गए कंपनी के ये लगेगा, कंपनीज एक्ट, इंडिया में जो भी कंपनी बन रही है उसके लिए क्या लॉ है, कंपनीज एक्ट 2013 बना है। इसके बाद ये कहाँ तक एप्लीकेबल होगा, तो जनरली बोलते हैं होल ऑफ इंडिया, सुने हो कभी, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, तुम लोग नहीं सुने होंगे। पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे अगर कोई नेगोशिएबल पड़ा है या कुछ पड़ा है तो पहले सारी जगह लगता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं लगता था, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अलग था, लेकिन अब सब जगह लगता है। तो आपका एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब दायरा, अब क्या यहाँ की कोई एक्ट यूके की कहीं पे लग सकती है, यूके की कंपनी में, यूनाइटेड यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में नहीं लग सकती, वहाँ का एक्ट यहाँ लग सकता है नहीं। हमारा क्या है, दायरा, दायरा मतलब स्कोप या एप्लीकेबिलिटी, कहाँ तक एप्लीकेबल है, कौन सी टाइप की कंपनी में एप्लीकेबल है, ये भी वो हम सेक्शन 1 में देखेंगे। चलो फिर आते हैं सेक्शन 2 में। अब सेक्शन 2 इन जनरल एक्ट्स का डेफिनेशन बताता है। डेफिनेशन मतलब मैं बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स यूज करूंगा बार बार, जैसे मैं बोलूँ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, मेरे लिए कुछ, इसके लिए कुछ, इसके लिए कुछ हो सकता है, लेकिन एक्ट में तो जो लिखा है वही होना चाहिए ना। तो अब मैं बार बार एक एक चीज को डिफाइन करूंगा क्या, नहीं। जैसे समझो दिशा,
ठीक है। मैं दिशा को जानता हूँ इसकी बहन के नाम से, तो मैं दिशा गुरलानी इसका सरनेम है ना, ठीक है, शिवानी की बहन, ऐसा थोड़ी नहीं बोलूंगा, दिशा बोलूंगा बस, क्योंकि मैं इसकी बहन को जानता हूँ, तो बार बार थोड़ी नहीं बोलूंगा, बस वही वाला सीन है। तो हम लोग वर्ड डेफिनेशन क्लॉज का पर्पस क्या होता है, एक बार एक वर्ड को डिफाइन कर दो और बार बार फिर वही यूज करो। अब वो एक्ट में जहां जहां मैं होल्डिंग कंपनी बोलूंगा, तुमको मीनिंग जानना है ना, तो बार बार जाके डेफिनेशन में देगा, रिपीटिशन बच जाएगा क्या, रिपीट नहीं करेंगे ना, पूरा पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, बड़ी बड़ी डेफिनेशन एक वर्ड समझ गए। स्मॉल कंपनी 440 जिसका है वो स्मॉल कंपनी, बार बार थोड़ी पूरा डिस्क्राइब करते बैठूंगा। तो डेफिनेशन क्लॉज का पर्पस क्या होता है, वो चीज़ों को क्या कर देता है, शॉर्ट और समराइज। समझ में आ गया, ऐसा होता है। अब डेफिनेशन कितने टाइप की होती है, क्या होती है वो भी समझेंगे। जैसे एक या दो टाइप की डेफिनेशन तुम बोल सकते हो, ठीक है। एक होती है इंक्लूसिव डेफिनेशन, एक होती है एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव मतलब तू 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 और जो बचा वो सब मेरे हैं, अरे मतलब समझ में आ रहा है ये। और एक्सक्लूसिव क्या होता है, ये और ये, इसके अलावा कोई नहीं। मैंने क्या बताया, दायरा सीमित हुआ गया, इतने ही लोग, समझ में आ रहा है, वो एक्सक्लूसिव हो गया। इंक्लूसिव ये तो है ही और जो बच गया वो भी, ये होता है। तो डेफिनेशन ऐसे दो टाइप की होती है। डेफिनेशन कैसे बनती है, अभी हम लोग जो सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं वो है कंपनी की। आई थिंक तुमने फाउंडेशन में पढ़ा होगा, ठीक है, याद है कि याद नहीं भी है तो हो जाएगी, इतनी सड़ी है और कितना जबरदस्त डेफिनेशन है। मेरे को कोई पूछा कंपनी क्या होती है, तो कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। मीनिंग समझते हो इसका, जो यहाँ बना है या पहले बना है, पहले मतलब अच्छा अगर मैं वो 1836 वगैरह वाले में बनाऊँ तो भी है, हमारे इंडिया का ही है ना सारा चीज़ें, तो भी है मतलब। अच्छा वहाँ पे फिर यहाँ लिखा क्यों नहीं कुछ और, अरे अच्छा है ना, पर्पस पूरा थोड़ी ना किया। 1836 फिर 58 68 उन्हें क्या लगे प्रीवियस, इसके पहले जो भी एक चलती थी वो वाले में भी अगर बनी है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रिलायंस का नाम सुनियो, रिलायंस बनी 1973 में, उस टाइम क्या चल रहा होगा, 1956 एक्ट वाली, तो क्या वो 2013 में बनी है, नहीं बनी है ना, लेकिन फिर भी कंपनी यहीं से रेगुलेट होती है। तो कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। तो सेक्शंस भी अब याद करो, सेक्शन 2 क्लॉज 20, क्लॉज 20, सेक्शन 2 क्लॉज 20, सेक्शन 2 क्लॉज 20 बोलता है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। समझ में आया, एक बार वापस, सेक्शन 2 क्लॉज 20 क्या बोलता है, कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। देखो हाथ के जेस्चर भी बहुत मतलब वो होता है, जब खुद से लर्न करो या कुछ करोगे ना तो चीज़ें ऐसे बैठेगी। सेक्शन याद हुआ, सेक्शन 2 क्लॉज 20 थोड़ा बहुत याद होगा, चलो पहले का तो हम लोग ये तो समझ गए। अच्छा इसका मीनिंग कुछ नहीं समझ में आया, बस ये लिखा जो कंपनी यहाँ बनी वो क्या है। कंपनी के लिए तो अभी हम लोग देखेंगे एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, साथ में आते लोग कुछ काम करने के लिए वो होता है, वो और थोड़ा जानेंगे। अभी एक डेफिनेशन समझ में आई, ठीक है। उसके बाद चलो ये तो देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब पढ़े हो क्या कभी, ये सब की कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है, एक एक समझते चलो। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या होता है, पर्सनैलिटी कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, पर्सनैलिटी मतलब कोई पर्सन से रिलेटेड। तो ये जो पर्सन है, क्या कंपनी एक पर्सन है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जो कि वो कॉर्पोरेट फॉर्म में है। कॉर्पोरेट फॉर्म में अलग अलग फॉर्म में होता है ना, समझ में आ रहा है। तो एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है उसकी खुद की, वो अपने मेंबर से अलग है, यही बताना चाह रहे हैं। फिर ये तो सबसे बेहतरीन है, इसमें केस लॉ पढ़ा होगा तुमने, परपेचुअल सक्सेशन। इसके लिए एक फ्रेज याद है तुम लोग को, यहाँ चलता था, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। लोग आएंगे लोग जाएंगे लेकिन कंपनी चलती रहेगी। इसका एक सड़ा सा केस लॉ तुमने सुना होगा, 4 लोग डायरेक्टर लोग कार में जा रहे थे, ब्रिज से नीचे गिर गए, चारों मर गए, अब उनकी कंपनी बंद हो जाएगी क्या, नहीं, ये पार्टनरशिप फर्म नहीं है, ये कंपनी, कंपनी में सक्सेशन होता है, उनके जो भी लीगल नॉमिनी या हायर्स होंगे वो लोग ज्वाइन कर लेंगे, कंपनी बंद नहीं होगी जब तक उसको लीगली वाइंडिंग अप करके बंद ना करा जाए। समझ में आया, ये पढ़ा होगा तुमने। फिर आता है सेपरेट प्रॉपर्टी। अगर मैं सेपरेट लीगल एंटिटी हूँ, ये सब ने सुना होगा, मैं ये मान के चलो, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कि मेरी खुद की पर्सनैलिटी है, मैं खुद, जैसे कि मैं ये फ़ोन ओन कर सकता हूँ, मैं चीज़ें ओन कर सकता हूँ, वैसे कंपनी खुद, जैसे समझो ये अरम इंस्टीट्यूट है, आज की डेट में अगर मैं टेबल एबल देखूँ तो ये अमित सर का नहीं है, ये कंपनी का है, अमित सर इसके ऊपर अपना हक नहीं जमा सकते, एज सिंपल एज दैट। समझ में आ रहा है, तो ये चीज़ें कंपनी की, रॉन्ग डूइंग्स होगी तो किसके साथ होगी, कंपनी के साथ होगी। तो वो लिखे सेपरेट प्रॉपर्टी। तो क्या कंपनी अपने नाम से खरीद सकती है, ऑफकोर्स, ठीक है। हमने बहुत सारी चीज़ें हम लोग होती है जो बिजनेस के नाम से ही खरीदती है, बिजनेस के यूज़ करने के लिए, कोई कार लेना है, कोई बाइक लेना है, कुछ भी लेना है तो बिजनेस के नाम से लेते हैं, तो कंपनी खुद अपने नाम से सब खरीद सकती है। फिर देखिए ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ये पढ़ा था तुमने कभी, कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में, नहीं पढ़ा था, ठीक है। शेयर्स ट्रांसफर होते हैं क्या, ट्रांसफरेबिलिटी मतलब मेरे पास ये कंपनी के शेयर्स है, शेयर ट्रांसफर होते हैं, ऑफकोर्स होते हैं। अब ना दो टाइप की कंपनी होती है प्राइवेट, एक होती है पब्लिक। तो पब्लिक में कैसे ट्रांसफर होते हैं, प्राइवेट में कैसे होते हैं, वो हमको देखना है, वो जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे।
फिर लिखा है कैपेसिटी टू स्यू, स्यू समझते हो, केस फाइल करना, जिसको लिटिगेशन या जो भी सूट बोलो, जो भी बोलना है, और सामने से वो भी हमारे ऊपर कर सकती है। कंपनी लड़ती है ना, तभी तो मैं बता रहा हूँ, टाटा सन्स वर्सेस दिस वर्सेस दिस, रिलायंस, एक बहुत बेहतरीन केस हुआ था। अमेजॉन, बिग बाजार का नाम सुने हो? बिग बाजार बंद हो गया क्या? हाँ बोलो, मैं बोले इस तरह से, बिग बाजार ऑलमोस्ट हो गया है, कंगाली में आ गया है, ठीक है। कोरोना है ना, उस चक्कर में उसकी भी जबरदस्त केस स्टडी है। तो लड़ाई हुई, रिलायंस, तुमने रिलायंस सुपर मार्ट जो चल रहा है रिटेल और ये सब ऑनलाइन में आ गया, बिग बाजार भी वो उसके स्टोर्स थे, और अमेजॉन भी तो यही सब ग्रोसरी वॉसरी में उतर गया है, समझ में आ रहा है। तो ये दो बड़े जायंट्स, बड़े बड़े लोगों के बीच में लड़ाई हो गई थी, इनका कुछ एक कॉन्टेक्ट हुआ था बिग बाजार और अमेजॉन का, और बीच में आ गया रिलायंस, बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई चली। तो अमेजॉन इज अ कंपनी, बिग बाजार की जो मेन कंपनी, पेरेंट कंपनी, उसका नाम है फ्यूचर रिटेल, ठीक है। कंपनी एक्चुअली जो नाम है फ्यूचर रिटेल, उसका और रिलायंस, तीनों के बीच में लड़ाई चली। तो क्या एक दूसरे को स्यू करे होंगे? ऑफ कोर्स, समझ में आ रहा है। तो ये थोड़ी ना अंबानी के बीच में और वो जेफ बेजोस के बीच में, जेफ बेजोस है अमेजॉन का, उसके बीच में लड़ाई चली, नहीं, दो कंपनीज के बीच में लड़ाई चली, समझ में आया ये। अब आगे की चीजें पढ़ेंगे, उसके पहले जस्ट मैं तुमको डेफिनेशन में लेके जा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं तुम्हारी सब चीजें देखी सुनी भी होगी। हाँ देखो, इधर देखो, इधर देखो, मैं भी तुम लोग को बोलता ना, क्लॉज 20 कंपनी, उसके बाद क्या डिफाइंड है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, दोनों अलग है। अच्छा, ये 21 के बाद 22 में देखो लिमिटेड बाय शेयर, दोनों अलग अलग टाइप की कंपनी, रिलेशन है क्या? नहीं है। तब हमने क्या लिखा वहाँ पे? क्लॉज। रिलेशन होता तो सब सेक्शन, समझ में आया। अभी पढ़ेंगे, अभी हम लोग को ना इतनी सारी डेफिनेशन सब काम की नहीं, अभी हमने ये पढ़ी ना 2+20। अब हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं पब्लिक कंपनी में, सबसे प्यारी डेफिनेशन 2+71 में ये बोलता है पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है पता है? मेरे को प्राइवेट के पास जाना पड़ेगा कि प्राइवेट कौन है। मैं प्राइवेट समझ गया ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि जो प्राइवेट है वो पब्लिक नहीं है, समझ में आ रहा है। तो चलो प्राइवेट के पास जाते हैं, याद है कि प्राइवेट कहाँ है? 2+68, चलो है ना, 268 नहीं बोलना, 268 भी तो एक सेक्शन भी तो हो सकता है। अब यहाँ पे तुमको टेक्निकल जाना, बच्चे करते ही है, ठीक है। कई लोग पूरा लिख के भी आ जाते हैं कि 268, वो ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट का पर्पस है, मैं बताया ना कि कॉमा का भी पर्पस होता है। तो वो सब चीज़ें टेक्निकल समझो, अच्छे से समझो। चलो क्लॉज 68, 2+68 में प्राइवेट कंपनी तुमने पढ़ा होगा, याद है? ये देखो मत रे, देख लोगे तो फिर मजा कैसे आएगा, तुमको पूरा याद आ जाएगा। याद है बेटा, जो देख लिया है, पढ़ लिया है मन में, क्या होता है? चलो बताओ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, और जो केवल मुंह हिला रहे हैं ना, या जो मुंह भी नहीं हिला रहे, ठीक है चलो समझ गया, जो तुम लोग बोल रहे हो समझ नहीं है। बस एक ही चीज समझ में आई कि वो मिनिमम पीरियड ऑफ कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब। अभी तक तो तुमको एज में भी प्रिस्क्राइब का मतलब भी नहीं पता था, पूछे थे एज में प्रिस्क्राइब क्या है? क्या है तो बताओ। चलो एज में प्रिस्क्राइब होगा ना, रूल्स में होता है प्रिस्क्राइब, कहाँ होता है? लॉ में, मतलब रूल में। चलो बताओ क्या प्रिस्क्राइब है? मिनिमम पीरियड ऑफ कैपिटल तो कितना है ये तो बता, पढ़ाओ जितना। अच्छा स्मॉल कंपनी पढ़ा 440 पढ़े हो ना, स्मॉल कंपनी प्रिस्क्राइब लिमिट पढ़े, तो इसमें कितना है पूछे होंगे ना? हाँ सोचो, कुछ पता है? ठीक है चलो, लिखा है तो पर्पस होगा उसको लिखने का, ठीक है। अब समझो, आओ पहले और अभी के एक्ट में, ये पहले भी ऐसी सारी डेफिनेशन थी। 2013 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि जो एक्ट डाले, अब जो पहले चलता था, पहले था कि अगर मेरे को आज प्राइवेट कंपनी बनानी है तो मेरे पास एक मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए, तभी मेरी औकात होगी कि मैं बना सकता हूँ, नहीं तो नहीं बना सकता, सिंपल। तो वो औकात थी 1 लाख और 5 लाख, 1 लाख रुपए प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए, 5 लाख रुपए पब्लिक कंपनी बनाने के लिए। अब समझो मेरे पास 2 ही लाख रुपए है, हम सब मिला के 2 ही लाख रुपए निकला, लेकिन हमारा बहुत अच्छा आइडिया, सब कुछ है, फिर भी हमारे पास कितना ही पैसा है? 2 ही लाख रुपए, 5 लाख है नहीं, कैसे कंपनी बनाऊं? क्या एक कंस्ट्रेंट था, ये एक बैरियर था? तो इन्होंने हटा दिया, एक्ट आया ना ये वाला 2013, इन्होंने हटा दिया। इन्होंने बोला ये पहले था कि 1 लाख और 5 लाख, अब नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर कंपनी गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं भाई अब तो लोगों के पास पैसा है, या लोगों को एक मिनिमम क्राइटेरिया देना चाहिए, उतना है तो ही आप कंपनी बना सकते हो, तो वो एज में भी प्रिस्क्राइब में वहाँ प्रिस्क्राइब कर सकती है। एज ऑफ नाउ देयर इज नथिंग प्रिस्क्राइब। समझ में आया लॉजिक क्या है? पक्का? मतलब पहले क्या था, देखो अभी का मैं केवल अभी का बता दूंगा तो नहीं चलेगा, पहले क्या था और क्यों हटा ये भी तो समझना जरूरी है। तो पहले 5 लाख और 1 लाख रुपए था, पब्लिक कंपनी यानी बड़ी तो 5 लाख, छोटी प्राइवेट कंपनी तो 1 लाख, लेकिन उसको हटा दिया गया क्योंकि लोग अब आज हमारा जैसा कैपिटल है, हमारे को अगर 10,000 से भी, 1,000 से भी, 2,000 से भी मेरे को कंपनी चालू करनी, मैं कर सकता हूँ, कोई लिमिट नहीं है। पहले थी
अभी हटा दी गई है। हटाई क्यों गई है? इससे क्या ईज ऑफ बिजनेस हो रहा है क्या? ये भी तो हो रहा है ना। अच्छा, जिसके पास यार कोई स्टार्टअप है, दो दोस्त चालू करना चाह रहे हैं, 5 लाख 10 लाख, हाँ ना, क्या हुआ? हाँ, अरे इतना कोई वो थोड़ी नहीं, ठीक है। चलो समझ में आया? पढ़ू? हाँ चलो, ये तो समझ गया एज में भी प्रिस्क्राइब था। उसके बाद क्या होता है प्राइवेट कंपनी में? तुम लोग तो बस ये एज में भी प्रिस्क्राइब बोल दिए, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे मुंह हिला दिए। इंडिविजुअली कोई बताएगा? डरो मत। अभी साले हफ्ता भर हुआ है तुमको एग्जाम लिख के आए, इतना जल्दी तुम लोग अगर सरेंडर कर दोगे ना, हो गया। चलो मैं बता दूं, प्राइवेट कंपनी में थोड़ा भी याद नहीं आ रहा है, नहीं कर पाते। और अभी तो तुम लोग बताए थे 200 की लिमिट है। और हाँ, अभी जब जोर डालोगे तो आया ना दिमाग में, वो कचरा भर गया अभी 6-7 दिन में सब बाहर का, तो अब वापस फ्रेश करना है, फिल्टर करना है। चलो अब मैं तुमको जब डेफिनेशन याद कराऊंगा ना, तो तुमको एकदम यहाँ याद हो जाएगा, तुम कभी नहीं भूलने वाले, ठीक है। कभी भी याद करो ना तो उसको इज्जत से करो। देखो, कोई भी प्राइवेट कंपनी वो कंपनी जिसके पास 3 चीज़ें हैं, ठीक है, जिसके पास P, R और L। अब याद करना, PRL, जैसे एक URL होता है ना, वैसे PRL। P फॉर होता है प्रोहिबिशन, ठीक है। फिर R फॉर होता है रेस्ट्रिक्शन, फिर L फॉर होता है लिमिटेशन। अब साला सामने से अगर क्वेश्चन आ गया ना, तो वो 5 में 5 नहीं देगा तो बोलना, मतलब ऐसा अपने को लिखना नहीं है, बस ये याद करने के लिए कीवर्ड है। कीवर्ड याद हो गया ना, तो लॉ पूरा समराइज, थ्योरी, इतना छोटू सा दिमाग, इतना सारा सब्जेक्ट, इतनी सारी चीजें पढ़नी है कि कहाँ क्या चल रहा है, कौन बिग बॉस जीतेगा, कौन ये जीतेगा वो जीतेगा, चलता ही है ना यार। किसका नया गाना आया, उसके बीच में स्टडी को भी डालना, कैसे डालोगे? तो उसके लिए ऐसे टीचर्स को थोड़ा करना पड़ता है। तो क्या याद करोगे? PRL, जिसके पास 3 चीज़ है वो प्राइवेट कंपनी है। PRL, P फॉर प्रोहिबिशन। चलो प्रोहिबिशन का मीनिंग बताओ। रोकना। तो रेस्ट्रिक्शन का मीनिंग, लिमिटेशन का मतलब भी वही है। अब सोचो, कुछ तो होगा। तो लिमिट लगाना क्या होता है? उसको काट दिए तुम तो फिर तो लिमिटेशन क्यों लिखा मैं? ऑनलाइन वाले भी बताना चाहे तो बता सकते। इसको इसको अच्छा चलो, ऑनलाइन वाले कोई कुछ बोलना चाह रहे, सुन लेते हैं। हाँ बोलो भाई। नहीं बोल रहे क्या? हाँ समझ गया। चलो इधर आओ, अब याद हो जाएगा। प्रोहिबिशन, मेरी बात समझो, हुआ क्या, मेरी क्लास चलती है, मैं प्रॉपरली अपनी क्लास में चीज़ें तुमको खुद ही मैं मतलब एकदम वो करा दूंगा, एकदम तुमको यहाँ पे थ्योरी सब्जेक्ट में नींद आती, सारी चीज़ें चलती, लेकिन तुमको मजे आएंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पे कोई ऐसा मैं नाच नचीना करा के दिखाऊंगा, लेकिन ये है कि क्लासेस अच्छे से जाएगी। अब समझो कि यहाँ पे आई, अब किसको, ये हर्ष, ठीक है। हर्ष को नहीं अरे तो उसको बुरा नहीं लगता है, अभी तुम्हारा लूंगा तो तुमको वो चीज़ एग्जाम्पल अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। हो सकता है किसी के मन में वो हो जाए। प्रोहिबिशन, अब मैंने क्या बोला कि मेरी क्लास में अगर किसी का फ़ोन बज रहा है तो फ़ोन उठाना अलाउड नहीं है, नहीं कर सकते। मतलब अगर आपके कोई सोना बाबू XYZ किसी का भी फ़ोन आ रहा है, अरे आपका किसी के ऊपर क्रश है, किसी का आपके ऊपर क्रश है, या XYZ किसी ने कुछ खाया पिया नहीं किया, आप ये सब मेरी क्लास में नहीं कर सकते। फ़ोन आया समझो इसकी गर्लफ्रेंड का, जस्ट फॉर अ टाइमिंग, समझना, बेहजो मत, ठीक है। तो ये मेरी क्लास में उठा नहीं सकता। मैंने क्या बोला? नहीं मतलब नहीं। प्रोहिबिशन मतलब कर ही नहीं सकते, लिखना है तो लिख लो। नहीं मतलब नहीं, कर ही नहीं सकते। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट कर दिया मैंने, है ना। रेस्ट्रिक्शन क्या होता है? कर सकते हो मेरे से पूछ के, मम्मी पापा का फोन है, सर उठा लूँ फोन, बाहर जाके बात कर लूँ, यस। इन समझ में आ रहा है? अरे समझो ना, ऐसे ही समझ में आएगा। आज के टाइम के हो तुम लोग। P फॉर प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब कर ही नहीं सकते। अब वो क्या है प्राइवेट कंपनी का, वो मैं बताऊंगा क्या हो ही नहीं सकता। मतलब तुम लोग बता पाओगे क्या नहीं हो सकता? ट्रांसफर नहीं, इशू। पब्लिक को मैं अपना कटोरा लेके पब्लिक के पास नहीं जा सकता, पैसा लेना मैं तुम्ही लोग से लूंगा, मैं बाहर नहीं जा सकता। समझ में आया? तो अपने मेंबर से आप बाहर पब्लिक इशू करोगे तो पब्लिक कंपनी नहीं बन जाओगे। तो प्रोहिबिशन किस चीज़ का है कि आप पब्लिक इशू नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं तो आप क्या बन जाओगे? पब्लिक कंपनी। समझ में आ गया? नहीं मतलब नहीं, डन, ठीक है भाई, दिल में मत लेना, ठीक है। R फॉर रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन मतलब कर सकते हो लेकिन पूछ के। इसमें जो तुम लोग ट्रांसफर ऑफ शेयर बोल रहे हो ना, वो जो मैं बोला था ना ट्रांसफरेबिलिटी। अब 2 टाइप की कंपनी, एक होती है पब्लिक, एक प्राइवेट। पब्लिक कंपनी मतलब शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी होती है। रेस्ट्रिक्टेड मतलब कि आज हम लोग सब शेयर होल्डर हैं, आज समझो मेरे को ये कंपनी छोड़ना है, मेरी शादी हो रही है, मैं जा रहा हूँ दुबई, मेरी बीबी की वहाँ जॉब है, ठीक है, उसी के खर्चे में पलने वाला हूँ, तो मैं वहाँ गया,
तो अब मेरे को यहाँ से कुछ संबंध नहीं रखना, सब खत्म करना है। तो मैंने क्या बोला कि भाई मैं एक कंपनी छोड़ना चाह रहा हूँ, तो मैं अपने शेयर या तो बाहर किसी दोस्त को बेचूंगा या तुमको। तो यहाँ पे क्या है, ये बोलते हैं कि अगर आप कोई कंपनी को छोड़ रहे हो, कोई शेयर ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपको पहले किससे पूछना है, अपने ही लोगों से। अगर तुम लोगों में से कोई मेरा शेयर लेने को रेडी है ना, तो मैं तुमको दूंगा। अगर कोई नहीं लेता है तो मैं बाहर जाऊंगा। तो रेस्ट्रिक्शन है, पहले मेरे को किसको ऑफर करना है, तुम लोगों को, ठीक है। तुम लोग अगर नहीं लेते हो तो मैं बाहर जा सकता हूँ। डन, समझ में? रेस्ट्रिक्शन है, पूछ के करो। पूछ के मतलब हम लोगों से पूछ लो, अगर हम लोगों में कोई रेडी नहीं है तो फिर आप शेयर ट्रांसफर, देखो कभी भी कंपनी लॉ ट्रांसफरेबिलिटी की ओर मना ही नहीं कर सकता ना। फ्री विल, फ्री कंसेंट समझते हो ना, मैं अपनी मन से आया तो मन से जाऊंगा, कोई रोक नहीं सकता है, समझ में? बस एक रेस्ट्रिक्शन है कि पहले मैं तुम लोग को ऑफर कर लूँ। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी ना, ऐसे में तो मैं किसी को भी देते जाऊंगा और फिर कुछ भी हो जाएगा। जबकि हम लोग, मैं बताया था प्राइवेट कंपनी कौन लोग बनाते हैं, दोस्त या रिश्तेदार मिलके, ठीक है, या क्लोज रिलेटिव्स या फ्रेंड्स, यही लोग बनाते जनरली। समझ में आया? डन। पी फॉर प्रोहिबिशन, मतलब कर ही नहीं सकते किस चीज को, इश्यू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक, है ना। मैं प्रोस्पेक्टस लेके नहीं जा सकता कि मालिक मेरे को ये कटोरे में पैसा दो, सबसे पहला पॉइंट। सेकंड, रेस्ट्रिक्शन, पूछ के कर सकते हो किसका, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। थर्ड, एल फॉर लिमिटेशन, ये तो एकदम बच्चा है, 200 से ऊपर मेंबर नहीं हो सकते, 200 के ऊपर गए तो आप पब्लिक कंपनी, समझे? तो प्रोहिबिशन किस चीज का, पब्लिक इशू। फिर रेस्ट्रिक्शन है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, और लिमिटेशन है 200 मेंबर से ऊपर नहीं जा सकते। समझ में आता है? अच्छा, इसके ऊपर भी एक पॉइंट है, तुमने केस लॉ पढ़ा होगा। अरे एम्प्लॉय को काउंट नहीं करते, पास्ट और प्रेजेंट, जॉइंट मेंबर्स को एक काउंट करते, ये दो चीजें सुने हो सब लोग? नहीं सुने हो तो मेरे साथ सुनो, समझो। ये 200 लोग है ना, अब ये 200 लोग की लिमिट है कि 200 लोग के ऊपर अगर आप गए तो आपको कहाँ कन्वर्ट होना पड़ेगा, पब्लिक। लेकिन मैंने क्या किया कि मैं अब इतना, जैसे कुछ शेयर होते, तुमको पता है सबसे महंगा शेयर कौन सा अपने इंडिया का, MRF। कितने का? 1 लाख को क्रॉस कर चुका है वो, 1.10 1.12 में होगा अब 1 लाख रुपए का एक शेयर। अच्छा, इसके बाद भी अब जैसे 1 लाख रुपए मेरे पास नहीं है, हम लोग 4 लोग मिलके लिए, तो क्या हम लोग को 4 अलग अलग मानेंगे कि एक? तो 200 की लिमिट में हम लोग एक ही काउंट होंगे। समझ में? सेकंड, मैं अभी एम्प्लॉय हूँ या पास्ट एम्प्लॉय था, तब मैंने क्या लिया था, शेयर, तो मेरे को क्या मानोगे, नहीं मानोगे, मानोगे ही नहीं। समझ में आया? मैं और मेरी वाइफ मिलके एक शेयर लिए, हम दोनों को काउंट करोगे कि नहीं करोगे, एक काउंट करोगे। एम्प्लॉयज को काउंट ही नहीं करोगे। डन। 200 की, इसके ऊपर बचपन में केस आया होगा फाउंडेशन में। ये 3 चीजें पढ़ ली, तो अब याद करना है, PRL, पी फॉर प्रोहिबिशन, किस चीज का, पब्लिक को मैं ऑफर नहीं कर सकता, इशू नहीं कर सकता। R फॉर रेस्ट्रिक्शन, किस चीज का, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, है ना। और L फॉर लिमिटेशन, 200 लोग का मेंबर से ऊपर आप नहीं जा सकते। अब यही सेम चीज ना यहाँ पे लिखी, बस थोड़ी सी लैंग्वेज अच्छी है। अब पढ़ते चलो, पहले क्या लिखा है, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी जिसमें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब है। क्या ये मैंने बता दिया तुमको? एज में भी प्रिस्क्राइब, कहाँ प्रिस्क्राइब होता है, रूल्स में। और रूल्स में अभी कुछ नहीं है, वो भी बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, ठीक है, पहले था। अब पहला पॉइंट, R फॉर रेस्ट्रिक्शन। अब तुम इसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो, मेरे को वही जम रहा था PRL, तो मैंने तुमको वैसे ही बताया। तुमको कोई रात को 2 बजे भी पूछे तो PRL आना चाहिए, मैंने अपने टाइम पे ऐसे याद किया है, मेरे को आज भी याद है, PRL, ठीक है। R फॉर रेस्ट्रिक्शन, किस चीज का, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, लिमिट, ये 200 लोग का बोला था ना, ये लोग को काउंट नहीं करता, ये पढ़ लो एक बार फटाक से। पढ़े? वही बोला क्या, ठीक है। कोई एम्प्लॉयमेंट में था तो उनको, और जो लोग फॉर्मरली भी थे उन लोगों को काउंट ही नहीं करोगे, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड, उन लोग को इंक्लूड ही नहीं करना है। और ये तो हो गया, चलो। उसके बाद ये 2 से ज्यादा करे तो उनको एक करना है। अच्छा, ये वाला क्या पॉइंट है, प्रोहिबिट्स, अभी बताया था, पब्लिक को आप नहीं ले जा सकते किस चीज के लिए, सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटीज, मतलब ऑफर नहीं कर सकते कि आओ मेरी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो मतलब मेरे को पैसा दो। समझ में? तो PRL, अब वो लिखा ऐसे है, तुमको अपने हिसाब से लिखना, 5 में 5 नहीं देगा सामने वाला तो हो ही नहीं सकता। बस अच्छा, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं करके आना ना आंसर में, P फॉर प्रोहिबिशन ऐसा करके मत लिख के आना। थोड़ा अब लैंग्वेज तुमको याद करना है, मेरा एंड से यहाँ तक के था, मैं तुमको कीवर्ड याद करा दूँ। लैंग्वेज 4 बार पढ़ो, झक मार के आएगा। सेक्शन क्या है, 2 क्लॉज 68, 2 सेक्शन याद करे, 2 क्लॉज 20, कंपनी की डेफिनेशन 2 क्लॉज 68, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन। अब इसके बाद जाते पब्लिक कंपनी में, क्योंकि हम लोग आए थे पब्लिक कंपनी से। पब्लिक कंपनी क्या बोला था, वो है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, 71, ये था पब्लिक कंपनी, ठीक है। पब्लिक कंपनी मतलब बोल रहे हैं जो प्राइवेट कंपनी नहीं है और जिसका कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब्ड है, जो कि आज के डेट में कुछ अभी प्रिस्क्राइब है ही नहीं। साथ में इंपॉर्टेंट बस यही वाला पॉइंट है, ये दोनों तो फर्जी है, ये भी तुमने पढ़ा होगा, पढ़ो इसको एक बार।
पढ़ लिए क्या था? नहीं बोलो? अच्छा तुम लोग वहाँ बैठे हो। अभी मेरा कंटिन्यूस लेक्चर रहता है, मेरा आवाज़ वो हो जाता है। मेरी आवाज़ ख़राब हो गई है, मेरे को डर है आगे क्या होगा। आगे कोई मेरे को शरीफ बाप की शरीफ लड़की मिलेगी कि नहीं? इधर 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 इधर, ठीक है। हाँ, ऐसा है कि ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप सब्सिडी समझते हो थोड़ा सा, बाप बेटा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर कोई पब्लिक कंपनी की सब्सिडी प्राइवेट कंपनी है तो भी वो डिम्ड पब्लिक कंपनी होगी, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि आप एक प्राइवेट पब्लिक कंपनी हो, उसकी कोई सब्सिडरी है प्राइवेट है, पब्लिक कंपनी बड़ी है, छोटी कंपनी सब्सिडरी कंपनी क्या है प्राइवेट है। तो अगर आप पब्लिक कंपनी आपका माई बाप है तो आपको भी डिम्ड मानेंगे, हो नहीं आप चलोगे वैसे ही, लेकिन उसके लिए जो कर्म कांड होगी अंदर जो चीज़ें चलेगी वो पब्लिक के हिसाब से चलेगी, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग जब आएगा तब। इतना समझ में ये भी पढ़ा हुआ होगा, सेम गवर्नमेंट कंपनी में भी पढ़ा होगा तुमने, गवर्नमेंट की सब्सिडी भी गवर्नमेंट कहलाती है, ठीक है। चलो तो 3 सेक्शन याद करेंगे, 2+20 कंपनी की डेफिनेशन, 68 में प्राइवेट और पब्लिक में। ये पब्लिक में कुछ भी नहीं है 71 में, प्राइवेट में था PRL, वो अच्छे से याद रखना, ठीक है। और फिर चलो एक ये पढ़ लेते होल्डिंग और सब्सिडियरी। होल्डिंग पता है 2+46, होल्डिंग क्या होती है? अब होल्डिंग वैसे तो तुमने बचपन में सुना होगा, होल्डिंग मतलब बाप। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी, इसकी भी इतनी प्यारी डेफिनेशन है, बोलते हैं जिसकी कोई सब्सिडरी है वो होल्डिंग है। अरे बाप कौन है? जिसका कोई बेटा बेटी है। मेरी बात समझो, मैं अभी बाप नहीं हूँ, मतलब आई एम बैचलर, समझ में आ रहा है, ठीक है। बाप हो जाएगी, ठीक है, इधर इधर समझ में आ रहा है। मैं बाप वो है जिसका कोई बेटा या बेटी है, समझ में आ रहा है, बस ये वही बता रहे हैं। पेरेंट कंपनी या होल्डिंग कंपनी वो है जिसकी कोई सब्सिडरी है, इसी को एक और नाम बोलते हैं पेरेंट कंपनी, ठीक है। देखो लिखा तो वही है, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मीन्स अ कंपनी विच ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज, मतलब जिसकी कोई सब्सिडरी है वो होल्डिंग है। अरे मेरे को बाप बनने के लिए कोई बेटा बेटी तो होनी चाहिए ना, तभी तो मैं बोलूंगा कि मैं इसका बाप या वो हूँ, समझ में आ रहा है, बस वही वाला सीन है, क्लियर। अब ये है 2+46 में, ये याद करना है तुमको 2+46, ठीक है। इसके बाद आता है सब्सिडियरी कंपनी या सब्सिडरी। अब इसकी ना बस तुमको तुम्हारे एंड से ये लाइन याद करनी है, बाकी तो मैं याद करा दूंगा। ये लाइन तुमको याद करनी है, थोड़ी टेक्निकल है, पढ़ो एक बार, बस वही लाइन तक पढ़ो, ये वाली लाइन पढ़े। बोलना क्या चाह रहे हैं? सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी इन रिलेशन टू अदर कंपनी, मतलब कि होल्डिंग बोलना चाह रहे हैं। फिर देखो ब्रैकेट में लिखा है ना कि डेट इज टू से होल्डिंग कंपनी, जिस मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, मतलब कि होल्डिंग कंपनी या दोनों में से कोई एक काम कर रही, बीच में क्या है और, या तो ये या ये। अगर दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया तो जो कंपनी है वो सब्सिडरी है और उसकी कोई होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। पहला बोल रहा है कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये क्या होता है बताओ, क्या होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? हाँ, कंपोजिशन मतलब कंपोज है ना, कंपोज करना मतलब मिल के बनाना, मिल कोई चीज़ बनती है ना, कंपोज करते हैं हम लोग चीज़ों को, इधर से लाए उधर से लाए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स अगर अपॉइंट करने की पावर मेरे पास है ना, रिमोट मैं चला रहा हूँ, तो वो कंपनी पे क्या है मेरा कंट्रोल, और कंट्रोल है यानी कि वो मेरी क्या है सब्सिडियरी, समझ में। होल्डिंग कंपनी क्या यहाँ से पढ़ना, मीन्स अ कंपनी इन विच, होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है, या तो ये या ये, पहला कर रही कंट्रोल जी कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब ना अपॉइंट करना या भगाने की पावर है, समझ में आ रहा है, पहला पॉइंट एकदम ईजी। अच्छा कितने लोग को? मोर देन 50, हाँ ऑफकोर्स, अगर 10 में से 6 लोग को मैं अपॉइंट कर रहा हूँ, अब आदमी को तो आधा नहीं कर सकता ना, 5.5 याद रखना होता है, परसेंटेज आधा होता है, आदमी आधा नहीं होता है, हम लोग ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखे कंट्रोल सी कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, 6 लोग को मैं अपॉइंट कर रहा हूँ, वो मेरे कहे के हिसाब से चलेंगे, कहीं वोटिंग हो रही है 6 लोग हाँ बोल देते हो तो चीज़ होनी चाहिए ना, 4 लोग को कौन सुनता है, ठीक है। ये चलो ये तो एकदम ईजी था। सेकेंड बोलता है एक्सरसाइजेज और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इधर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरीज। ये क्या बोलना चाह रहे हैं? ओके 1/2 से ज़्यादा होता क्या पहले तो ये बताओ। दो चीज़, 50% से ज़्यादा कि 51%, मतलब अगर 50.5 हुआ या 50.1 भी हुआ तो हो जाएगा, सोच लो, फिर से पढ़ लो, मोर देन 1/2, 50% से ज़्यादा, एकदम सही, ठीक है। ये एक जगह कंफ्यूज करेगी, जहाँ करेगी वहाँ मैं बताऊंगा। तो ये लिखा है
गवर्नमेंट कंपनी में, वहाँ एटलीस्ट 51% बोल रहे हैं, नॉट लेस देन 51%, तो यानी एटलीस्ट 51% होना वहाँ पे, क्योंकि आप 50% से ज़्यादा हो तो नहीं होगा, 51%। यहाँ पे 50% से ज़्यादा भी अगर मैं कहीं होल्ड कर रहा हूँ, क्या, टोटल वोटिंग पावर को, जो टोटल वोटिंग पावर है ना उसमें से 50% से ज़्यादा परसेंटेज मैं होल्ड करता हूँ, इधर का उधर कर सकता हूँ डिसीजन को, बस वही वाला बात है। तो देखो लिखा एक्सरसाइजेज और अब ये वर्ड क्या होता है एक्सरसाइजेज, बचपन में तुमने वो 12th में पीटी का वो सब्जेक्ट लिया ना, फिजिकल एजुकेशन वगैरह, ये वो है क्या एक्सरसाइज, तो परफॉर्म करना और यूज करना बोल दो क्या, मेरे पास पावर है मैं उसको यूज कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, एक्सरसाइजिंग ऑफ पावर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं अपने पावर को यूज कर रहा हूँ या कंट्रोल कर रहा हूँ मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, इधर एट इट्स ओन और टुगेदर विद अदर सब्सिडी, या तो मैं अकेले अपने दम पे या मैं 2-4 लोग को साथ में लेके, होता है ना, मेरी एक सब्सिडी ये होल्ड करी, दूसरी वो होल्ड करी, तीसरे को भी, फिर वो तीनों मिलके कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट भी तो होता ही है, बस ये समझ जाओ। तो 2 पॉइंट्स याद करते हैं इसको, ठीक है। 2 क्लॉज 87 में डेफिनेशन है सब्सिडरी कंपनी या सब्सिडी इन रिलेशन टू अदर कंपनी, दैट इज टू से होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी इधर या तो कंट्रोल करिए कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड और एक्सरसाइजेज और कंट्रोल, वर्ड याद करना, एक्सरसाइजेज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, TVP। अच्छे से देखना, 2 चीज में कंफ्यूज होंगे, मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं पेड अप शेयर कैपिटल लिख सकता हूँ, इंस्टीट्यूट भी पेड अप शेयर कैपिटल लिख सकती है, और पहले पेड अप शेयर कैपिटल लिखा था, अमेंडमेंट आया, ये हो गया 4-5 साल हो गया, लेकिन अब वो क्यों आया वो मैं सेकंड चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन तुमको क्या याद रखना है, टोटल वोटिंग पावर, TVP, टोटल वोटिंग पावर, या तो मैं अकेला मेरी औकात है उतनी, या 2-3 सब्सिडी को मिला के, ठीक है, ठीक। और चलो ठीक है, ये तो ये वाला पढ़ा था तुमने कभी, ये वर्ड क्या होता है ये, चलो बताओ। कौन बोला भाई, चेन, हाँ क्या बोला, किसी और की सब्सिडी कैसे हो सकती है, एक ही जन सब्सिडी बन सकता है ना, बाकी तो दूसरी कंपनी बनेगी। हाँ, जैसे एक एक्स कंपनी एक वाई कंपनी है, एक्स कंपनी को वाई कंपनी 51% होल्ड कर रही, समझ, तो अब जेड कंपनी तो कर ही नहीं सकती ना, क्योंकि 51 है, 49 नहीं कर सकती है, तो दूसरी कंपनी कैसे सब्सिडी बन जाएगी, एक कंपनी एक ही की सब्सिडी बन पाएगी। जॉइंट वेंचर अलग होता है और उसी में लिखा हुआ भी होगा, बट डज नॉट इंक्लूड जॉइंट, ऐसा नीचे आएगा आगे जब सब्सिडी होगा। क्या बोल रहे हैं भाई, अगर वो जो कंपनी पहली वाली को होल्ड कर रहा है, अगर वो उसकी सब्सिडी मान लो जेड की, तो वो हो सकती है शेयर होल्डिंग। ये देख, जैसे ये बोलना चाह रहा है, ए ने बी को किया, फिर बी ने सी को किया, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, तो ये लेयर मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, तो ए की सब्सिडी सी नहीं है, हो जाएगी ना, लेकिन ये तो बोल रहे हैं ना कि नहीं अलाउ नहीं करें, नॉट लिखा है ना, तो तुम लोग पढ़े होंगे तो पूछे होंगे कि क्या होता है, ये क्या प्रिस्क्राइब्ड है, क्या प्रिस्क्राइब्ड है, अगर एग्जाम में आ जाता तो नहीं था, ये वर्ड तो होगा, डेफिनेशन का पार्ट है, तो पूछना चाहिए ना यार, है ना। वो बताऊंगा कि लेयर्स ऑफ सब्सिडी क्या होती है, जैसे कि ये जो अभी बताया ना कि ए की बी, बी की सी, सी की डी, ऐसा करके, तो क्या डी और ए के बीच में कोई रिलेशन है क्या, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, जो लिखा है ना लेयर्स, यहाँ पे लिख दिया नंबर, जो प्रिस्क्राइब किया वो 2 है, मतलब एक और एक, इसके बाद फिर सब्सिडी मानेगा कि नहीं मानेगा वो डिपेंड करता है, बहुत बड़ा उसमें सीन है। तो होल्डिंग सब्सिडी अपने आप में बस डिस्कशन करने के लिए कितनी सारी चीज़ें एक वर्ड के ऊपर में, तो कॉन्सेप्चुअली उसको समझोगे जाके तो मज़ा भी आएगा, अभी समझेंगे हम जब उसको पढ़ेंगे, अभी तो पहले याद करते हैं। 2 सेक्शन स्टार्टिंग में पढ़े थे, है ना, एक पहले सबसे 2 क्लॉज 20 कंपनी की डेफिनेशन, 2 क्लॉज 68 में प्राइवेट कंपनी, 2 क्लॉज 71 में पब्लिक कंपनी, 46 में होल्डिंग सब्सिडी, ठीक है, ये पढ़ लिए। इसके बाद कोई और डेफिनेशन याद आ रही तुम लोग को, अच्छा हाँ देख लियो 1%। अच्छा समझो, मेरी बात सुनो, तुम लोग जैसे अभी तो CMA वालों का रिजल्ट आ गया है, ये इधर अब CA वालों का रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो तुम हर कोई क्या चाहता है कि मैं आगे बढ़ूँ, चाहता है कि मैं पीछे जाऊँ, मैं जितना पिछले 12th में किया था इस बार उससे कम करके दिखाऊंगा, ऐसा कोई बोलता है क्या, नहीं, हर कोई क्या चाहता है कि मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। और तुम भी यही चाहोगे ना कि जितने तुम्हारे मम्मी पापा सक्सेसफुल है जितने हैं, तो तुम उससे और आगे जाना चाहोगे, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी क्या है, 2 क्लॉज 46, अब ये बाप है, इसका बेटा इसको क्या बोलता है, पापा मैं आपसे 2 गुनी स्पीड से आगे बढ़ूंगा और हमेशा 1 कदम आगे रहूंगा। अब ये दोनों सेक्शन तुमको याद करना है, अभी समझे,
नहीं समझे, 2 क्लॉज 46 में क्या है, होल्डिंग कंपनी, ठीक है। बेटा क्या बोल रहा है, ये बेटा है, ये बेटा क्या बोल रहा है, पापा पापा मैं आपसे दोगुनी स्पीड से आगे बढ़ूंगा, 4 का डबल क्या होता है 8, और हमेशा एक कदम क्या रहूंगा, आगे रहूंगा, है ना। और घर वाले तो खुश रहेंगे ही ना, तो बस ऐसे ही याद करना है इसको, दो सेक्शन साथ में चलते, 2 क्लॉज 46 और 87, ये ऐसे ही याद होगा, अभी याद हो जाएगा, कल भी याद रहेगा, 1 महीने बाद पूछूंगा तो भूल जाओगे, लेकिन ऐसे करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। बाप और बेटा, पेरेंट और वो वाला सीन है इसमें। तो 2 क्लॉज 46 में क्या है, होल्डिंग, ठीक है। और बाप बेटे को, बेटा बाप को क्या बोलता है कि मैं आपसे दोगुनी स्पीड से आगे बढ़ूंगा और एक कदम हमेशा आगे रहूंगा। तो 2 क्लॉज 87 याद हुए इतने कुछ सेक्शंस, ठीक है। इसके बाद ये देखो, ये तो सड़ी सी डेफिनेशन है 1% कंपनी, ठीक है, इसको कोई नहीं पढ़ता, बस ये क्लॉज याद कर लेंगे। 2 क्लॉज 62, ठीक है, 62 में 1% कंपनी बोल रहा है। ये पूरा एक नया टाइप का कॉन्सेप्ट आया हमारे पास, जिसमें पब्लिक प्राइवेट नहीं, अलग से हम लोग एक अकेला आदमी भी कंपनी बना सकते हैं, जिसमें एक ही चीज दिखिए, 1% सेल बी अ मेंबर, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये पढ़ने लायक नहीं है, ये समझने लायक है कि ओपीसी में कौन बना सकते हैं। तुमने वो पढ़ा होगा, 182 डेज पढ़ा है कि 120 डेज पढ़ा है ना। पहले वो भी 182 था, अब 120 हुआ है, ठीक है। उसमें भी कोई लिमिट है, कन्वर्जन है नहीं है, मैंडेटरी, ये सारी चीज़ें, ये ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे, ये कोई काम का नहीं है। अब आता है ये स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी तो अभी तुम लोग पढ़ के आए ही हो, चलो पढ़ लेते फिर भी। और ये है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन 2 क्लॉज 85 में दी गई है, एकदम ईजी है। स्मॉल कंपनी पहले समझो होता क्या है। जैसे कल एक कॉन्सेप्ट बताया था कि स्मॉल कंपनी में बहुत सारे अमेंडमेंट्स वगैरह आए हैं। स्मॉल कंपनी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, उनका पर्पस ये है कि अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, इस रूम के अंदर आ जाते हो, तो आपको बहुत सारा रिलैक्सेशन, ठीक है, और आपके ऊपर रूल रेगुलेशन बहुत कम लगेंगे, है ना। क्या कोई कुछ बोला क्या, बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे ऑफकोर्स, ठीक है। देखो जैसे क्या लिखा, ये कंपनी को ये फाइल करना है, ये कंपनी को इतने दिन में ये फाइल करना है, एक्सेप्ट ओपीसी स्मॉल कंपनी, ऐसा लिखा हुआ है हर जगह, मतलब मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन में। तो यानी कि जो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन फुलफिल करेगा उसको ज़्यादा कंप्लायंस नहीं करना है। कंप्लायंस मतलब फॉर्म फाइलिंग और इतना दिमाग में टेंशन नहीं लेना है, समझ में आए। तो उसके एक लिमिट है, अब हमको वही पढ़ना है। उसमें लिमिट ये दी गई है कि एक चीज़ सबसे याद रखना, स्मॉल कंपनी कभी भी पब्लिक कंपनी नहीं होगी। पढ़े थे ये, ठीक है। स्मॉल कंपनी कभी पब्लिक कंपनी नहीं होगी। सबसे पहले चीज़ याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है इंटर लेवल में। अगर जैसे मैं तुमको बताऊँ ना, मेजॉरिटी कहाँ क्वेश्चन बनता है, एक तो यहाँ बन सकता है चैप्टर 1 में, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 1, उसके बाद एक ये यहाँ बन सकता है, ये दो ही जगह। पीआरएल मैंने तुमको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, और जो लोग क्वेश्चन बनाते हैं ये बस ये लिमिट्स के ऊपर बनाते हैं। चलो आओ इधर इधर ध्यान दो, ठीक है। 2 क्लॉज 85 में स्मॉल कंपनी है, वो बोलता है ये रूल, देखो रूल आ गया, कौन सा लिखा है, स्पेसिफिकेशन, वो अभी तुमको समझ नहीं आएगा, अलग अलग टाइप के रूल्स बने हुए हैं। उसमें से इतने तारीख को अमेंडमेंट आया था बोल रहा है, वो भी ठीक है। मैं बता रहा हूँ सितंबर 2022 में अमेंडमेंट आया, तो वो अमेंडमेंट आया और उन्होंने क्या बोला, ऐसी कोई कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल ये स्मॉल कंपनी जो एक पर्टिकुलर लिमिट को एक्सीड नहीं करेगा, वो स्मॉल कंपनी होगी। तो लिमिट क्या है, अ स्मॉल कंपनी हैज बीन डिफाइंड एज अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। सबसे पहला पॉइंट, इट विल ऑलवेज बी अ पब्लिक कंपनी, ए प्राइवेट कंपनी। अब समझो तुमको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कमेंट बेस्ड, मेरी बात सुनो, कमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आएगा स्मॉल कंपनी इज ऑलवेज अ पब्लिक कंपनी, कमेंट, ऑथेंटिसिटी ऑफ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट या फॉल्स। फिर क्या बताना है, बस यही तो बताना है कि डेफिनेशन में क्या लिखा है। पहले ही पॉइंट में लिखा है कि इट विल ऑलवेज बी अ प्राइवेट कंपनी, तो तुम इसको लिख सकते हो, जैसे लिखा है अदर देन अ पब्लिक कंपनी, तो तुम बाजू में लिख सकते हो इट विल ऑलवेज बी अ प्राइवेट कंपनी। तुम्हारे दिमाग को दोनों चीज खुलनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड बोल रहा है जिसका पेड अप कैपिटल 4 करोड़ के ऊपर नहीं जा रहा है। पेड अप कैपिटल समझते हो क्या, ठीक है। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में हम लोग देखते हैं ना, एक ऑथोराइज होता है, एक पेड अप होता है, कि जितना अपने मेंबर्स ने प्रॉमिस किया था हम लोग इतना पे करेंगे, तो वो 4 करोड़ के ऊपर का कैपिटल नहीं होना चाहिए। 4 करोड़ यार अपने आप में बहुत बड़ी लिमिट है ना। अगर आप 4 करोड़ के ऊपर की कंपनी, मतलब करोड़ों में खेल रहे हो, आपको रिलैक्सेशन की क्या जरूरत है, आपको बेनिफिट्स की क्या जरूरत है। अब आप पूरा कंप्लाई करो, पूरा कंप्लाई करो, मतलब आपको ज़्यादा मतलब रूल्स रेगुलेशन मानने पड़ेंगे, क्योंकि आपके में ज़्यादा पैसा लगा है। नीचे एक लिमिट एक और देखोगे 40 करोड़, ठीक है। आप इसके ऊपर का अगर आपका टर्नओवर है, मतलब आप तो करोड़ों में खेल रहे हो, आप फ्रॉड भी बड़ा कर सकते हो। अच्छा, जिसमें हम लोग कम रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, हमको पता है कि वो छोटी मोटी कंपनी है, अब ये बड़ी कंपनी में तो रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगाने पड़ेंगे या चीज़ें ज़्यादा डिस्क्लोज करनी पड़ेगी ना, इसीलिए बस ये स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन है। तो पहला बोल रहा है पेड अप कैपिटल किससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, 4 करोड़। उसके साथ एक वर्ड और अच्छे से है, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। ये क्या बोल रहे हैं, बढ़ा के कहाँ तक ला सकते हो, 10, एकदम सही, एकदम बढ़िया। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, ये 4 करोड़ पहले 50 लाख था, फिर बढ़ा के कितना हुआ 2 करोड़, फिर बढ़ा के अब कितना है 4, इसको 6 कर सकती है गवर्नमेंट, यस।
लेकिन 12 कर सकती है क्या? नहीं, कर ही नहीं सकती। कर सकती है अमेंडमेंट लाके। काय में अमेंडमेंट? एक्ट में, क्योंकि ये लिखा कहाँ है? एक्ट में लिखा है। और ये चेंज कहाँ से करती है? रूल में। रूल में उन्होंने 10 करोड़ तक का कर सकते, 10 करोड़ के ऊपर जाना है तो वापिस से पूरा कंपनीज एक्ट का वही सारी चीजें बैठा, जो हम लोग प्रोसेस देखिए दोनों पार्लियामेंट से पास होगा तब। तो अभी कितना गवर्नमेंट के पास ताकत है? 10 करोड़ रुपए तक का, लेकिन अभी लिमिट क्या है? 4 करोड़। डन, ठीक है। बाजू में एक वर्ड लिखा है एंड, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इंस्टीट्यूट करती भी है। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी आप एक प्राइवेट कंपनी हो। समझो जैसे मेरा टर्नओवर तो ये पेड अप कैपिटल 6 करोड़ है, लेकिन टर्नओवर 10 करोड़ ही है, तो क्या मैं प्राइवेट कंपनी हूँ? नहीं, क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। एक ही हो रही है 40 करोड़ वाली, 40 करोड़ से कम है मेरा कैपिटल टर्नओवर, लेकिन कैपिटल तो ज्यादा है 4 करोड़ से, तो वही बोल रहा है। सेकंड बोल रहा है टर्नओवर एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जस्ट अ सेकंड, एक बार पढ़ो तो। हेलो, हाँ विदुषी, हाँ बस मेरी क्लास खत्म ही हो रही है, आ जाओ। हाँ हाँ चलो, हाँ एक बस चलो ये छोटा सा खत्म करते हैं इसको। ये लिखा है टर्नओवर जिसका पिछले प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आपका स्टेटमेंट बना होगा इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, वो कितने से एक्सीड नहीं करना चाहिए? 40 करोड़। तो ये 40 करोड़ से कम रहना चाहिए कि इक्वल टू रहना चाहिए? अगर मेरा 40 करोड़ है तो एम आई प्राइवेट ये स्मॉल कंपनी और नॉट? सोच लो, अभी तो कम बोला भाई तू ही तो। अरे लेकिन मैं 40 करोड़ से, 40 करोड़ से कम क्या होता है? 39.9999 करोड़। अरे लेकिन मैं 40 करोड़ में हूं तो ऐसा बोलो ना। हाँ मतलब 40 करोड़ तक चलेगा, 40 करोड़ 1 रुपए भी हुआ ना तो नहीं चलेगा, लेस देन और इक्वल टू है। समझ में आया? ये समझना बस। ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो आपके स्मॉल कंपनी। लेकिन अगर ये नीचे दी हुई कंपनी अगर ये ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल कर भी रही है ना तो भी कभी स्मॉल कंपनी नहीं होगी। कैसी? 3 कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी, ठीक है। होल्डिंग सब्सिडरी के अगर आप रिलेशन में हो तो आप भले ही लिमिट के अंदर होंगे, आप नहीं कर सकते हो। अब इंटर लेवल में कैसा क्वेश्चन देता है? वो तुमको 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ दे देगा। होल्डिंग सब्सिडरी ऐसा केस बनेगा, ए बी की सब्सिडरी, बी सी की सब्सिडरी और इनका टर्नओवर ही है, तो तुमको 2 कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो एक आना चाहिए 2 क्लॉज 85 स्मॉल कंपनी और 2 क्लॉज 87 वो सब्सिडियरी कंपनी। ऐसा एक मिक्सअप वाला 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन दे देती है दोनों मिला के, वो हम लोग करेंगे आगे। या आप सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो या आप कोई अदर कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो किसी स्पेशल एक्ट से गवर्न हो रहे हो। चलो बस मेरे को इसका मीनिंग बता दो, बाकी 2 तो तुमको आते हैं। किसके किस में पास होता है? तो सब कंपनी मतलब लेजिस्लेचर के ये सब के अंदर बैंक सुनिए, बैंक कंपनीज होती है क्या? बैंकिंग कंपनी सुनिए होती है सब। ये कंपनीज के शेयर्स लिस्टेड है। एसबीआई इज अ कंपनी, आईपीओ आया था, ठीक है। एलआईसी इज अ कंपनी, स्पेशल एक्ट से बनी है, ठीक है। कहीं ना कहीं आईसीएआई और ये सब भी जो चीज़ें ना कहीं एक चार्टेड कंपनी के फॉर्म में हो सकती है। इसके अलावा आरबीआई हो गया, आरबीआई तो क्या बाकी अंदर आईआरडीएआई हो गया और बाकी सारी चीज़ें जो स्पेशल एक्ट के तहत बनती है वो भी इसके अंदर आ जाएगी। जो स्पेशल एक्ट गवर्न कर रहे हैं मतलब उनके लिए अलग से एक्ट है। अब इसको मैं लिंक कराऊंगा तुमको आगे जब हम लोग सेक्शन 1 पढ़ेंगे कि कैसे कौन सी कंपनी आती है, किसके ऊपर कंपनी चेक लगता है, किसके ऊपर कंपनी चेक नहीं लगता है, ठीक है। कल करेंगे आगे। चलो आज के लिए इतना ही है।